दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप लर्न। अपना दोस्तों बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का, जो बहुत ही बड़ी भर्ती है। लगभग 5300 पद यहाँ पे हैं, टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट दोनों को मिला के। लेवल 10 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें 80,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो शामिल होने वाले हैं 15 गुना के अकॉर्डिंग। तो इसमें अपना बैच पहले ही चल रहा है, जिसमें अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज अपने क्या है कि राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, आसान तरीके से, जिससे आपको याद रहे। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सांबर के चौहान या शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान, आप कह सकते हो। चौहान वंश से अपने प्रारंभ कर रहे हैं। देखो कोई भी अपने वंश पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने उसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो अब इसकी उत्पत्ति के ना अलग अलग मत है। अब पहला मत ये है कि अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति होती है। ये कौन कौन मानता है? एक तो चंद्र बरदई मानता है, जिसने लिखी पृथ्वीराज रासो। मुहनोत नैणसी मानता है और सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्निकुंड की उत्पत्ति से कौन इनमें से नहीं मानता चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। तो चौथा एक और दे देंगे, जैसे हीराचंद ओझा दे दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि चंद्र बरदई नैणसी और सूर्यमल मिश्रण तीनों यहाँ पे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मान रहे हैं कि चौहानों की उत्पत्ति यहाँ से हुई। अब ये सिद्धांत है क्या? तो देखो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, जो मतलब माउंट आबू से बताते हैं, तो वहां पे अग्निकुंड से 4 मतलब वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, लिख देंगे कि निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई मानी गई है। तो प्रतिहार की जगह और कुछ दे देंगे। तो चलो चारों आपको याद होने चाहिए, कौन सा? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। फिर बात करेंगे सूर्यवंशी कौन कौन मानता है। फिर दूसरा मत होता है सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। ये मानते हैं दोस्तों आपके पृथ्वीराज विजय मानते हैं, जो जयानक जिन्होंने लिखी, क्या लिखी? जयानक। और अमीर महाकाव्य जिन्होंने लिखा, तो अमीर महाकाव्य जयानक मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, ये 2 महाकाव्य है, और अमीर रासो, इन तीनों में इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, जो पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, ये रचना है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, ये भी प्रमुख इतिहासकार हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में। इन्होंने बहुत डिटेल से हिस्ट्री लिखी है, पढ़ा भी, अध्ययन भी किया है। तो ये भी इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। तो ये था दूसरा मत। अब अपने बात करेंगे तीसरे मत की। तीसरा मत आता है आपका विदेशी। विदेशी कौन मानेगा? जो विदेशी है वही विदेशी मान रहे हैं। कर्नल टोड मान रहा है विदेशी, क्रुक मान रहा है और स्मिथ मान रहा है। तो ये तीनों क्या मानते हैं? इन्हें, चौहानों को विदेशी मानते हैं। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है? तो जो आपका बिजोलिया शिलालेख है, इसके आधार पर इन्हें ब्राह्मण माना गया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसी मत को सपोर्ट करते हैं। तो ये था कि उत्पत्ति कैसे होती है चौहान वंश की, उनके बारे में मत। अब मूल स्थान है ना चौहानों का, क्या माना जाता है दोस्तों? चौहानों का मूल स्थान है ना सांबर झील, तो आपने देखी होगी, आपको पता है, जयपुर, नागौर, अजमेर में इसका फैलाव है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता था सपाल दक्ष। क्या कहलाता था? ये पता होना चाहिए आपको, सपाल दक्ष कहलाता था। और इसकी राजधानी क्या होती थी? अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर कहलाती है। तो अही छत्रपुर इसकी राजधानी होती थी। तो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र होता था चौहानों का मूल स्थान। अब बिजोलिया शिलालेख है ना, कहता है कि सांबर झील का जो प्रवर्तक है ना, वो वासुदेव चौहान है। मतलब वासुदेव चौहानों को है ना, चौहानों का मूल पुरुष भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूल पुरुष, कई जगह आपको आदि पुरुष मिलेगा, तो मूल पुरुष चौहानों का वासुदेव चौहान को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों इनका समय है ना, जो वासुदेव चौहान का, ये 551 ईस्वी के आसपास यहाँ पे माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें इस वंश के अन्य अगर शासकों की, इसके बाद अपने इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि इसके बाद देखो इनके जो वंशज हुए वो सामंत हुए, जो इनका समय 1817 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसके बाद नृप जयराज, विग्रह राज प्रथम हुए, फिर चंद्रराज हुए, उसके बाद गोपेंद्र राज हुए। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो जो गोपेंद्र राज है, इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं दुर्लभ राज, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय और गुवक द्वितीय होते हैं। अब इनके समय एक और शक्तिशाली शासक आता है जिसका नाम आता है दोस्तों वाकपति राज।
इसे चौहानों का शक्तिशाली शासक था चौहानों का ये। इसने क्या है कि प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। तो वाकपति राज ने किनको, प्रतिहारों को भी परास्त किया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका उत्तराधिकारी है ना आता है विंध्यराज, सिंहराज। इसके बाद विग्रहराज जो द्वितीय आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विग्रहराज जो द्वितीय आता है, और चौहानों का शक्तिशाली शासक ये भी कहलाता था। अब 973 ईस्वी के जो हर्षनाथ का अभिलेख है ना, अब इसकी विजय का वर्णन देता है। कौन सी, कि विग्रहराज चतुर्थ और गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज। इसमें क्या है कि युद्ध होता है और इसमें हार जाता है गुजरात का मूलराज। अब इस युद्ध का जो उल्लेख है या वर्णन कह सकते हैं, ये आपके कहाँ पे मिलेगा, हर्षनाथ अभिलेख में मिलेगा। इस युद्ध के बारे में 973 ईस्वी के समय जो लिखा गया था हर्षनाथ अभिलेख, विग्रहराज द्वितीय की बात करें। इसके बाद मैं बात करूं तो दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी आता है दुर्लभ राज। अब जो दुर्लभ राज है, इसके बाद मेन आता है गोविंद राज तृतीय। ध्यान रखना, तृतीय की बात कर रहा हूं, थर्ड। अब इसको एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि है, वैरीगट, मतलब शत्रु संहारक। पंजाबी में भी वैरी को शत्रु कहते हैं, ठीक है। तो वैरीगट मतलब शत्रु संहारक। तो ये जानकारी कहां से मिलती है कि इसको ये उपाधि मिली, तो वैरीगट की उपाधि आपको याद होना चाहिए, गोविंद राज तृतीय धारण करते हैं, इसका मतलब होता है शत्रु संहारक। और ये जानकारी आपको मिलेगी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में, जो कि ज्ञानक द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, ज्ञानक द्वारा। ये भी बार बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है, तो ज्ञानक के द्वारा। अब फरिश्ता है ना, एक आता है, फरिश्ता कहता है कि गोविंद राज तृतीय गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। जो अफगानिस्तान में एक जगह आती है गजनी, तो वहां के शासकों को है ना मारवाड़ में घुसने से इसने रोका था गोविंद राज तृतीय ने, ये बात भी कही जाती है। तो देखो इस समय जो तुर्की देश है उनका यहाँ पे कोई आधिपत्य नहीं था, सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं का आधिपत्य था या राजपूत शासकों का आधिपत्य चल रहा था। फिर वाकपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को भी पराजित किया, जो वाकपति राज द्वितीय की अब मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद वीरराम चामुंडा राज, सिंहट, दुर्लभ राज तृतीय, ये अन्य शासक आते हैं। इनके ये इतने आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी देखो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। हाँ, अब ये जो अजय राज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अब अजय राज का जो शासन काल आता है दोस्तों, ये 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी के बीच में आता है। अब जो पृथ्वीराज विजय है, इसके अनुसार मुस्लिम सेना को इसने अजय राज ने परास्त किया था। अब सबसे मेन बात क्या आती है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि अजमेर शहर किसने बसाया, ऐसे अजमेर ऐसे अजय राज, और इसने अजमेरू नाम से बसाया था। किस नाम से, अजमेरू नाम से। और कब बसाया था ये भी आपको याद होना चाहिए, 1113 ईस्वी में इसने 1113, ठीक है, 1113 ईस्वी में इसने अजमेर शहर बसाया। और एक मेन काम इसने और किया, क्या किया, ये तांबे और चांदी के सिक्के चलाता है दोस्तों। अब ये जो सिक्के चलाता है ना, इनके नाम क्या है, अजय प्रिय द्रम्ब इनके नाम रखता है। और एक और खास बात है इन सिक्कों पे, इनकी अजय राज की पत्नी आती है सोमल देवी, उनका नाम भी यहाँ पे आपको सिक्कों पे मिल जाएगा, सोमल देवी का नाम भी मिल जाएगा। अब मेन बात है कि दिगंबरों और श्वेतांबरों को शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी ये करता है, जो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। और जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इनके लिए एक स्वर्ण कलश भी यहाँ पे प्रदान करता है अजय राज। तो अजय राज में आपको क्या ध्यान रखना है, अजमेर शहर बसाता है, ठीक है, 1113 ईस्वी में, ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही है। और अजय प्रिय द्रम्ब सिक्के चलाता है, ये दोनों बातें यहाँ पे अजय राज के लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर अपने दोस्तों बात करेंगे किसकी, अर्णोराज की। देखो अर्णोराज को ना आन्ना जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आन्ना जी। और अर्णोराज का दोस्तों शासन काल है ना, ये आता है आपका 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी के मध्य का आता है, 33 से 55। अब ये तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त करते हैं, मतलब एंट्री अभी तक हो नहीं रही थी, अभी तक रोक रहे थे, तुर्क आने की कोशिश जरूर कर रहे थे इस साइड। फिर गुजरात के जो चालुक्य शासक है कुमारपाल से ये परास्त हो जाते हैं, अर्णोराज है। अब मेन इनके समय क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है निर्माण कार्य। क्योंकि ये बनवाते हैं दोस्तों क्या, आन्ना सागर झील बनवाते हैं, जो अपने मीठे पानी की झीलें पड़ी थी, तो वहां भी अपने इसको
पढ़ चुके हैं कि कौन निर्माण करवाता है। अब अन्ना सागर झील के पास है ना सुभाष उद्यान है, जिसका पहले नाम दौलत बाग था। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है दौलत बाग या सुभाष उद्यान किसने बनवाया, तो ये तो बनवाता है जहांगीर। लेकिन एक 12 दरवाजे होते हैं जिसे 12 दरी बोलते हैं, ये निर्माण कौन करवाता है, ये निर्माण अपने शाहजहां करवाता है। तो अर्णोराज के बारे में ये ध्यान रखना, अन्ना सागर झील का निर्माण। इसके बाद अर्णोराज वराह मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। तो वराह मंदिर आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये भी अजमेर के पुष्कर में मिलेगा। यहाँ पे पुष्कर में। अब देखो इनका पुत्र आता है, इनके पुत्र का नाम क्या है, जगदेव। अब जगदेव क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, तो इसे कहते हैं पितृहंता शासक। कब करता है, 1155 ईस्वी में। तो अर्णोराज का शासनकाल कितना है, 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। तो जो सांबर के चौहान है, इसमें पितृहंता शासक कौन आ गया, जगदेव आ गया। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जगदेव पितृहंता शासक था जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की। अब अपने बात करते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट शासक आते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। अब जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, ये है चौहानों का स्वर्ण युग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चौहानों का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के समय को। 1158 से 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। शासनकाल लेकिन छोटा होता है, लेकिन इसमें भी ये अपना पूरा पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। तोमरों को पराजित करते हैं और दिल्ली पे अधिकार करते हैं। तो अजमेर को देखो, जो राजधानी होने का श्रेय भी प्राप्त होता है पूरे भारत की, इन्हीं के समय होता है। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन आता है, विग्रहराज चतुर्थ आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दिल्ली पे अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन सा हो गया, विग्रहराज चतुर्थ, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। क्या है, उपाधि की बात करते हैं तो कवि बांधव किन्हें कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। अब कवि बांधव है ना, इन्हें किसने उपाधि दी, तो ज्ञानक भट्टी देता है, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी। अब विग्रहराज है ना, एक हरिकेली नाटक की खुद रचना करते हैं स्वयं। किसकी, हरिकेली नाटक की। और ये नाटक है ना दोस्तों संस्कृत भाषा में होता है। अब विग्रहराज चतुर्थ क्या करते हैं दोस्तों, अजमेर में है ना संस्कृत पाठशाला बनवाते हैं, संस्कृत पाठशाला बनवाते हैं और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी खुदवाते हैं। अब जो वर्तमान में पहले संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, जब ये गोरी यहाँ पे जीता था तराइन का दूसरा युद्ध, तो उसका साथ उसका गुलाम आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इनका आपको पता ही है कि इनका एक ही काम कर है, तुड़वा दो और अपनी चीजें बनवा दो। तो ये संस्कृत पाठशाला तो यहाँ पे तुड़वा देते हैं, संस्कृत पाठशाला तुड़वा कर ये यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा देता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक सूफी संत आते हैं पंजाब से, इनका उर्स भी लगता है 2.5 दिन का। तो संस्कृत पाठशाला को किसने तुड़वाया, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और विग्रहराज ने क्या किया, बिसलपुर बसाया था। जो बिसलपुर किसने बसाया, विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बिसलपुर झील का निर्माण भी विग्रहराज द्वारा ही करवाया गया। अब अपने बात करेंगे एकादशी जो 11 जिसे अपने कहते हैं। तो एकादशी के दिन पशु वध पर भी अंकुश लगाया विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण किसने करवाए, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ये जरूर याद रखना, तो दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख कौन उत्कीर्ण करवाता है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ करवाता है। इनके अगर समय के दरबारी विद्वानों की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि सोमदेव किन के समय का दरबारी विद्वान था, तो विग्रहराज चतुर्थ के समय का था। और सोमदेव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना लिखी थी दोस्तों, वो आपको याद रखनी है, वो है ललित विग्रहराज, इन्होंने लिखी थी। तो ललित विग्रहराज किसने लिखी, सोमदेव ने। और इनका एक दरबारी कवि आता है नरपति नालय, ये क्या लिखता है, बिसल देव रासो। अब जो रासो चीज होती है वो क्या होती है दोस्तों, इसमें जो भी शासक होता है उसकी वीरता और शौर्य का वर्णन होता है, वो है बिसल रासो होता है। तो बिसल देव रासो किसने लिखा, नरपति नालय ने। अब इसके अगर मैं बात करूं आगे उत्तराधिकारी की, अब इसके बाद जो आएगा दोस्तों लास्ट पृथ्वीराज तृतीय आएंगे, उनके बारे में अपने पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार गम्य आया, पृथ्वीराज द्वितीय आए, फिर इनके अगले आए चाचा सोमेश्वर। इनके चाचा नहीं है, नाम सोमेश्वर याद रख लेना इनका। अब सोमेश्वर का विवाह किनसे होता है, कलचूरी की राजकुमारी आती है कर्पूरी देवी, इनसे विवाह होता है। अब इनसे पुत्र होते हैं 2, कौन से, एक तो हरिराज और एक पृथ्वीराज तृतीय, जो आगे जाके महान शासक बनते हैं पूरे भारत के।
किंग ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। अब देखो, जो पहले हरिराज को समझ लेते हैं अपने। अब 1194 ईस्वी में क्या हुआ, जब एक ऐबक है अजमेर दुर्ग को घेर लेता है। जब मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, उसके बाद अजमेर को घेर रहा था, तो हरिराज क्या है कि चिता में जलकर अपनी ये लीला इन्होंने समाप्त कर ली और इन्होंने कोंकण के मल्लिकार्जुन को भी परास्त किया था। तो हरिराज किनका भाई था? पृथ्वीराज तृतीय का भाई था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो अपने पढ़ेंगे मेन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस वंश के सबसे महान शासक हैं। पृथ्वीराज वीरराज चतुर्थ भी महान थे, तो लेकिन जो पृथ्वीराज तृतीय हैं ये भी महान शासक आते हैं। अब मेन आता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो दोस्तों, इनका जो शासन काल रहता है वो 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य रहता है। सबसे पहले अपने इनके बारे में बेसिक चीजें जानकारी है वो जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, मात्र 11 वर्ष, देखो कितनी कम उम्र में। इनके पिता का नाम सोमेश्वर आता है, जो भी हमने पढ़ा। माता का नाम कर्पूरी देवी आता है, ये इनकी इस समय संरक्षिका थी जब ये शासक बने। और इनकी पत्नी आती है संयोगिता, इनके बारे में भी अपने जानेंगे अच्छे से। अब क्या बात होती है दोस्तों, उपाधि और देख लेते हैं पहले। राय पिथौरा और दल पंगुल दोनों उपाधियां किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राय पिथौरा और दल पंगुल की उपाधि कौन धारण करता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता, और रियल में ये विश्व विजेता भी थे। तो 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश के भंडारकों को ये परास्त करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इस समय देखो तुर्क कोशिश कर रहे थे, लगभग लास्ट से अपने पढ़ रहे हैं जितने पिछले शासक पढ़े, तो वहां पे वो विफल हो रहे थे। लेकिन इस समय आता है, उससे पहले अपने महोबा का युद्ध पढ़ लेते हैं, फेमस। ठीक है, 1882 में होता है, 82 में महोबा का युद्ध होता है। अब महोबा, अजमेर के शासक इधर होते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इधर महोबा जो चंदेल शासक होते हैं परमर्दी देव चंदेल। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध था। अब इनमें सबसे वीरता का प्रदर्शन किया अलाउद्दीन ने। ठीक है, ये अपनी पूर्ण रूप से यहाँ पे वीरता का प्रदर्शन करते हैं और अंत समय तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में जीत दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की होती है और परमर्दी देव चंदेल यहाँ पे हार जाता है। तो ये भी महोबा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1182 में हुआ, डेट भी याद रखनी है आपको। अब अपने बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता के जो किस्सा है उसके बारे में। अब इसमें क्या होता है कि कन्नौज का शासक आता है जयचंद गढ़वाल, उसकी पुत्री आती है संयोगिता। ठीक है, कन्नौज का शासक, गढ़वाल वंश का शासक जयचंद, पहले ये जयचंद को परास्त करता है। अब देखो जयचंद की पुत्री का चल रहा होता है स्वयंवर। अब जो संयोगिता है इनके साथ इनका प्रेम संग भी चल रहा है, ऐसे भी बताते हैं। तो ये इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। फिर क्या करते हैं पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण करके इनके साथ विवाह कर लेते हैं, या इनकी मर्जी से कर लेते हैं, जो भी है। मतलब जो इतिहासकारों का अलग अलग यहाँ पे मत दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता होती है, तो इनसे ये विवाह कर लेते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद होता है तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किसके बीच में होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है, सबसे पहले आपको डेट याद होनी चाहिए, 1191 ईस्वी में। ये होता है मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी कहाँ का होता है? गजनी का। गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है गजनी, आप देख सकते हो मैप में अभी भी। अब यहाँ का ये शासक होता है, ये क्या करता है कि बठिंडा पे कब्जा कर लेता है। बठिंडा उस समय तबर हिंद कहलाता था। अब इसके बाद कब्जा करने के बाद ये आगे घुसता है, एंट्री मारता है, और ये पहले भी है ना बहुत प्रयास कर चुका था। 1186 से 91 के बीच में बहुत बार ये हार का सामना कर चुका था। इसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने, लेकिन ये टिक नहीं पा रहा था चौहान के सामने। ठीक है, बहुत बुरी तरह से इनको बार बार में ये परास्त हो रहा था, लेकिन ये भी क्या हार नहीं मान रहा था। अब युद्ध होता है कहाँ पे? तराइन में। तराइन में युद्ध होता है 1191 में, प्रथम युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ जो सेनापति होते हैं चामुंडराय होते हैं, और दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज तोमर इनके साथ होते हैं, और इनको बुरे तरीके से मोहम्मद गोरी को खदेड़ा जाता है। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये ध्यान रखना। और मेन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि इसे छोड़ देते हैं, वापस जाने देते हैं। अगर यहाँ इसे मार दिया जाता तो आज ना तो मुगल आते ना ही पहले तुर्क आते। ठीक है, तो ये यहाँ पे कमी होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। फिर बात आती है दोस्तों किसकी? तराइन के दूसरे युद्ध की। अब दोस्तों जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है ये होता है 1192 ईस्वी में।
अब इसमें वही होता है, कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि गढ़वाल जो जयचंद की पुत्री की संयोगिता को उठा के ले गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो गढ़वाल इसका साथ देता है, मोहम्मद गोरी का, ऐसे बताते हैं कुछ इतिहासकार। तो अब इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और यहाँ मोहम्मद गोरी जीत जाता है और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ जाती है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी बातें बताई गई है कि कोई कहते हैं कि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान साथ ले गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, ठीक है, और चंद्र बरदई फिर साथ साथ में पीछे गया, ऐसे कहते हैं। तो इसमें अलग अलग यहाँ पे मत दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो चंद्र बरदई कहता है ना, वो मान लो इनके पीछे जाता है साथ में, ठीक है, वहां पे गजनी। अब वहां पे जाने के बाद ऐसे बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनकी मोहम्मद गोरी ने आंखें फोड़ दी। अब ये आंखें फोड़ने के बाद जेल में मिलने के लिए जब वहां पे गए जो चंद्र बरदई हैं इनसे, तो ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये शब्द भेदी बाण चलाते थे। तो जो चंद्र बरदई है बोलता है कि 4 बांस 24 बर गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना कहते ही पृथ्वीराज चौहान तीर चला देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। तो सबके अलग अलग यहाँ पे मत हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने कुल मिला के बात यही है कि तुर्की शासन की नींव रख दी जाती है, उसके बाद फिर मुगल मागल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों चौहान थे, कौन से, अजमेर या सांबर या सकमरी के चौहान हम पढ़ रहे थे। और इनके जो प्रमुख दरबारी कवि आते हैं, कौन से आते हैं, चंद्र बरदई आता है जो लिखता है पृथ्वीराज रासो, जयानक पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा वागीश्वर, जनार्दन और आशाधर आते हैं। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दिल्ली के पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तो दोस्तों ये आपका जो शाकंभरी के चौहान अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी सब्जेक्ट की क्लास है जूनियर अकाउंटेंट की सारी यहाँ पे चालू होने वाली है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अकाउंट्स हो, जितना भी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।